गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। मैं विकास वर्मा अपने यूट्यूब चैनल द आर्क टर्न में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने डिज़ाइन ए, डिज़ाइन बी, डिज़ाइन सी पे 3 से 4 लेक्चर्स वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो आज हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आपका जो सब्जेक्ट है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसे हम स्ट्रक्चर ए के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, स्ट्रक्चर ए। ओके दोस्तों, तो स्ट्रक्चर ए आपके 4th सेमेस्टर में आने वाला सब्जेक्ट है। पहले शायद 3rd सेमेस्टर में था, लेकिन अब 4th सेमेस्टर में कर दिया गया है और आपके लगातार उसमें अपडेट भी होता जा रहा है। जो भी है आप देख लीजिए, क्योंकि मैं नए कोर्स के हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका जैसे आप पुराने छात्र हैं, 2018-19 में आपने एडमिशन लिया होगा, तो आपने वो रेगुलर से ही चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 2020 में एडमिशन बच्चे लिए हैं, उनके लिए ये 4th सेमेस्टर में होगा। तो ठीक है दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ए के लेसन फर्स्ट में आपने सीमेंट के बारे में पढ़ा। सीमेंट के प्रकार, घटक, गुण, दोष के बारे में पढ़ा। उसके बाद पदार्थ जैसे कि कंक्रीट, महीन मिलावा, मोटा मिलावा, सीमेंट कंक्रीट, इसके बारे में पढ़ा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे मैंने सीमेंट नाम से एक वीडियो लेक्चर पूरा डाला हुआ है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम लेसन 2 के बारे में बात करेंगे। लेसन नंबर 2 जो है वो है हमारा नमन तथा कर्तन प्रतिबल। ठीक है दोस्तों, तो नमन तथा कर्तन प्रतिबल के बारे में आज हम लेसन 2 के बारे में जानेंगे। तो लेसन 2 में जो भी मैंने नोट्स उस समय बनाए थे डिप्लोमा में, तो वो आपके सामने ये नोट्स प्रदर्शित कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से मैंने तैयारी की थी, तो मैंने सोचा कि उसी तरीके से आप लोग भी तैयारी करें, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं शुद्ध या सरल नमन का सिद्धांत। शुद्ध या सरल नमन का सिद्धांत मतलब क्या है ये? यदि किसी धरन के कुछ भाग का नमन इस प्रकार हो कि उनकी काट पर केवल नमन प्रतिबल ही उपजते हों, अर्थात कर्तन प्रतिबल न उपजते हों, तो इस प्रकार के नमन को शुद्ध या सरल नमन कहते हैं। तो इस तरीके से इसका फिगर्स बनेगा, आप लोग देख सकते हैं। जो हमारी किसी धरन के कुछ भाग का नमन इस प्रकार हो कि उसकी काट पर केवल नमन प्रतिबल ही उपजते हों, अर्थात कर्तन प्रतिबल ना उपजते हों, तो इस प्रकार के नमन को शुद्ध या सरल नमन कहते हैं। उस तरीके से ये फिगर बनेगा। अब बात करते हैं उदासीन अक्ष के बारे में। तो उदासीन अक्ष क्या है? धरन के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का समतल उदासीन सतह जिस अक्ष से मिलती है, उस अक्ष को उदासीन अक्ष कहते हैं। ये ना प्लस में रहती है ना निगेटिव में रहती है, ये प्लस माइनस कॉमन रहती है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में। शुद्ध नमन की स्थिति में धरन वृत्ताकार परिधि में जिस चाप से मुड़ती है, उस चाप को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर मैं इस पेन को इस तरीके से मोड़ने का प्रयास करूं, तो ये एक त्रिज्या का रूप ले लेगा। तो ये त्रिज्या जहां से मुड़ेगी, कितनी चाप डिस्टेंस कवर करेगी, उसे हम वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। अब बात करते हैं धरन में नमन प्रतिबल। शुद्ध नमन की स्थिति में धरन की विभिन्न सतहों की लंबाइयों में परिवर्तन होता है, जिस कारण नमन प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। तो नमन प्रतिबल इस तरीके से उत्पन्न होते हैं। ये हमारी वक्रता त्रिज्या हो जाती है पूरी। यहाँ पे सबसे पहले संपीड़न, उसके बाद बीच में तनन प्रतिबल, और संपीड़न और तनन प्रतिबल को मिलाकर नमन प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। तो ये सबसे पहले संपीड़न फिर तनन प्रतिबल लिखा हुआ है, इन दोनों का कंबाइन नमन प्रतिबल लिखा हुआ है।
तो इस तरीके से इसका फिगर बनेगा। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि धरण में नमन प्रतिबल क्या होता है, आप इसको व्याख्या करो या इसकी बारे में बताओ, तो आप इसके बारे में लिखकर ये फिगर बना दोगे तो आप लोग अच्छे मार्क्स गेन करोगे दोस्तों। ठीक है, तो अब बात करते हैं सरल निमन के सिद्धांत की मान्यताएं। तो मान्यताएं क्या है? धरण का पदार्थ सर्वांगक्षम तथा समगुण होना चाहिए। धरण की कोई भी अनुप्रस्थ काट नमन के पहले समतल तथा बाद में भी समतल रहेगी। धरण का नमन होने पर वक्रता अर्धव्यास उसकी अनुप्रस्थ काटी मापों की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। धरण की प्रत्येक सतह स्वतंत्र रूप से सभी दिशाओं में सिकुड़ तथा खिंच सकती है। नमन के अंतर्गत धरण का पदार्थ हुक के नियम का पालन करता है। जिस तरीके से यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये एक वक्रता त्रिज्या का रूप ले रही है, ये हमारे हुक के नियम के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं नमन समीकरण। नमन समीकरण बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरिकल पार्ट है, डेरिवेशन पार्ट है। ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और हर बार ये नमन समीकरण के बारे में चाहे संक्षिप्त टिप्पणी पूछ लेता है, चाहे लघु टिप्पणी पूछ लेता है, चाहे इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछ लेता है, लेकिन पूछेगा जरूर दोस्तों। नमन समीकरण क्या है? शुद्ध नमन की स्थिति में धरण की विभिन्न सतहों में परिवर्तन होता है, जिस कारण से नमन प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। तो हमारा इस तरीके से फोर्स लग रहा है, इधर से तरीके से फोर्स लग रहा है। ये हमारी जो है हमारी धरण का काट क्षेत्रफल है, मतलब कि बीम का सेक्शन है। तो यहाँ पे A, C, D, B इसके आरेख हैं और इसके सेंटर में E और EF हैं। बीच में इसका काट है, तो इसके ऊपर से और इसके नीचे से बल लगता है, तो यहाँ पे जो इसका रिएक्शन है वो हमारा y है। जो डिस्टेंस है B और D के बीच में वो dx है। और यहाँ से अगर हम इस तरीके से वक्रता त्रिज्या की बात करें, इसके ऊपर जो फोर्स डालते हैं तो वो इस तरीके से का कर्व ले लेती है। तो कुछ इस तरीके से इसका फिगर बनेगा। डेरिवेशन आप लोग देख सकते हैं। EF इक्वल टू जी, H इक्वल टू dx। EF इक्वल टू जी, H इक्वल टू dx। ओके दोस्तों, E डैश F डैश इक्वल टू dx। E डैश F डैश इक्वल टू r थीटा। समीकरण फर्स्ट इसको मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। G डैश H डैश इक्वल टू r प्लस वाई थीटा, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। और लंबाई में परिवर्तन L इक्वल टू जी डैश H डैश माइनस जी H अपॉन r प्लस वाई थीटा माइनस r थीटा। L इक्वल टू वाई थीटा हो जाएगा। ओके दोस्तों, और स्टैंड मतलब कि नमन, स्टैंड को बोलते हैं नमन। नमन जो है वाई थीटा अपॉन r थीटा इक्वल टू वाई अपॉन r, और E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ये हमारा नमन को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन को हम यहाँ पे कर्तन प्रदर्शित करते हैं। एप्सिलॉन इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई, तो एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन ई इक्वल टू वाई अपॉन आर, जो कि यहाँ पे दे रखा था हमारा वाई अपॉन आर, ये इधर रहा। सिग्मा स्टैंड मतलब स्टैंड क्या था हमारा, आप लोग याद कीजिए, हमारा था यहाँ पे सिग्मा। स्टैंड जो है सिग्मा था, कर्तन जिसे बोलते हैं। तो सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। मोमेंट ऑफ रेडिएटेंट मतलब कि इसके ऊपर मोमेंट किस तरीके से वर्क करेगा। तो यही हमारी अनुप्रस्थ काट है ए बी सी डी, और इसके ऊपर बीच में ये पहले सेंटर में थी, अब हो गई है उसके ऊपर। अगर सेंटर में अगर हम स्टील लगाते हैं तो किस तरीके से वर्क करेगा, अगर हम स्टील को ऊपर लगाते हैं तो किस तरीके से वर्क करेगा। तो सिग्मा इक्वल टू एफ अपॉन ए, डी एफ अपॉन डी एम इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए अपॉन डी एफ इंटू वाई। डी एम इक्वल टू सिग्मा डी ए इंटू वाई, डी एम इक्वल टू वाई अपॉन आर, डी एम इक्वल टू वाई अपॉन आर इंटू ई इंटू डी ए इंटू वाई। समीकरण 3 से अगर हम देखें तो इसका
सोल्यूशन रहेगा वाई स्क्वायर अपॉन आर ई डी ए, एम इक्वल टू ई आर समाकलन वाई स्क्वायर डी है, एम इक्वल टू ई अपॉन आर और वाई स्क्वायर का आई रहेगा जो कि हमने पहले देखा था। तो नमन समीकरण क्या आया, एम अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। तो यही हमारा होता है नमन समीकरण दोस्तों। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग दोस्तों। अब बात करते हैं प्रतिरोधी आघूर्ण के बारे में। धरण के उत्पन्न संपीड़न तथा तनाव बलों की उदासीन अक्ष से दूरी के गुणनफल को प्रतिरोधी आघूर्ण कहते हैं। इसे एमआर से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्व केंद्र क्या होता है, प्रत्येक असंख्य पिंड अलग अलग आकार के कणों से मिलकर बना होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रत्येक कण इसके केंद्र की ओर आकर्षित होता है। इस केंद्र को गुरुत्व केंद्र कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। अगर आप किसी छत से कूदेंगे तो आप जमीन पर गिरेंगे, अगर जमीन ना होती तो आप पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र के बीचों बीच गिरते जाके। तो यही हमारा क्या प्रक्रिया होती है, किस कारणवश हम जाते हैं, गुरुत्व केंद्र के कारण हम लोग, ये पूरी प्रक्रिया होती है दोस्तों। अब बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व किसी पिंड का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी स्थिर अवस्था से परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम रखे हैं तो हम इसको छोड़ दें तो गिर जाएगा। किस कारण गिरा, जड़त्व आघूर्ण के कारण गिरा। अब बात करते हैं समांतर अक्ष की प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है, इसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। किसी पिंड के क्षेत्रफल का जड़त्व आघूर्ण किसी अक्ष के परितः जो इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के समांतर है, तो पिंड के क्षेत्रफल एवं दो अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के तथा गुरुत्व केंद्र के परितः इसके जड़त्व आघूर्ण के बीच घटती योग के बराबर होता है दोस्तों। तो इस तरीके से कुछ काट है। डी हमारा इसके अंदर का सेक्शनल काट है। एक्सी ये हमारा एक एक्सिस है वाई, और ये वाई एक्सिस है हमारी जो एच डिस्टेंस पे है। ए डैश हमारा लेवल है। अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई एक्स इक्वल टू आई एक्स ई माइनस एक्स ई इक्वल टू एप्सिलॉन वाई स्क्वायर डी ए। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानते हैं। और किस तरीके से किया गया है, आई ए माइनस ए इक्वल टू सिग्मा वाई प्लस एच स्क्वायर डी ए। आई ए माइनस ए सिग्मा वाई स्क्वायर डी ए प्लस सिग्मा एच स्क्वायर डी ए प्लस सिग्मा 2h, ये इसका होल स्क्वायर खोल दिया गया। तो आई ए माइनस ए सिग्मा वाई स्क्वायर डी ए प्लस एच स्क्वायर सिग्मा डी ए प्लस 2h सिग्मा वाई डी ए। तो इस तरीके से इसका डेरिवेशन हो जाएगा। चूंकि एक्स सी माइनस एक्स इक्वल टू 0 है तो हमारा y भी 0 हो जाएगा, तो सिग्मा वाई डी ए इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो आई ए माइनस ए इक्वल टू आई एस एक्स सी माइनस एक्स सी प्लस एच स्क्वायर ए प्लस 0। तो हमारा इक्वेशन टोटल क्या निकल के आई ए माइनस ए इक्वल टू आई एक्स सी माइनस एक्स सी प्लस एच ए, मतलब ए एच स्क्वायर। तो हमारा समांतर अक्ष की प्रमेय क्या आई, ये रहा हमारा समांतर अक्ष की प्रमेय। इसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये पूछ लिया जाता है। समांतर अक्ष की प्रमेय या अभिलंब अक्षों की प्रमेय, इसमें से कोई ना कोई आपसे एक जरूर पूछ लिया जाएगा 101% दोस्तों। ठीक है, तो किसी समतल क्षेत्र का उस क्षेत्र के ही समतल लंब अक्षों पर जड़त्व आघूर्णों का बीजगणितीय योग इन योगों के अक्षों की कटान बिंदु से होकर जाने वाली तथा क्षेत्र के समतल पर लंबवत अक्ष के जड़त्व आघूर्णों के बराबर होता है दोस्तों। तो इस तरीके से बिल्कुल समांतर अक्ष की प्रमेय बनेगा। वो लॉन्गिट्यूडल था, लेकिन अब ये इसको साइड से इंक्लाइन कर दिया गया दोस्तों। तो यहाँ पे आई जेड माइनस जेड इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डी ए, आई जेड माइनस जेड इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ए, इसको भी हम ओपन कर देंगे। तो आई जेड माइनस जेड सिग्मा एक्स स्क्वायर डी ए प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर डी ए, आई जेड माइनस जेड इक्वल टू आई वाई माइनस वाई प्लस आई एक्स माइनस एक्स। तो धरण की विभिन्न खाटों का के आकृति मापांक आयता, मतलब तो फिलहाल हमारा अभिलंब अक्षों की प्रमेय हो गई है डेरिवेशन। अब बात करते हैं कुछ धरण की विभिन्न काटों के आकृति मापांक।
धन के जो आकृति मापांक हैं हम उसको आयताकार काट में देखेंगे, फिर त्रिभुजाकार में देखेंगे, उसके बाद वृत्ताकार काट में देखेंगे। तो आयताकार काट में इसका डेरिवेशन ये रहा। तो हमारा सिंपल सा बढ़िया तरीके याद कर लीजिएगा कि आयताकार जो होता, आयताकार काट धन की विभिन्न काटों में आकृति मापांक, मतलब धन की आकृति मापांक आयताकार काट में जेड स्क्वायर BD स्क्वायर अपॉन 6 होता है। और ये आप लोग रट लीजिएगा। खोखली आयताकार काट में क्या होता है, जेड इक्वल टू 1/6D BD क्यूब माइनस स्मॉल BD क्यूब, ठीक है। और उसके बाद वृत्ताकार काट की बात करें तो जेड स्क्वायर इक्वल टू π/32D क्यूब, ओके दोस्तों। और उसके बाद खोखली वृत्ताकार काट में हमारा आ जाएगा जेड इक्वल टू π/32D D की घात 4 माइनस D की घात 4 स्मॉल D की घात 4। ये हमारा खोखली वृत्ताकार काट में पूछ लिया जाता है। और उसके बाद त्रिभुजाकार काट में जेड इक्वल टू BH स्क्वायर अपॉन 24, ओके। तो इस तरीके से होता है। अब बात करते हैं कर्तन प्रतिबल। कर्तन प्रतिबल क्या होता है, ये लघु टिप्पणी में पूछ लिया जाता है। तो जब किसी धरण पर लंबवत बल लगाया जाता है तो उसकी प्रत्येक काट पर नमन, आघूर्ण तथा कर्तन बल कार्य करते हैं। कर्तन बल के कारण ही धरण की काट पर कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। ये सिंपल सा है, इसके ऊपर मैंने लोड लगाया तो ये मुड़ जाएगा, तो यही हमारा कर्तन प्रतिबल कहलाता है। घूर्णन त्रिज्या, किसी समतल की घूर्णन त्रिज्या उसके जड़त्व आघूर्ण तथा क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होता है। मतलब घूर्णन त्रिज्या को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो K इक्वल टू √I/A। आकृति मापांक, किसी आकृति की अनुप्रस्थ काट का उसकी उदासीन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा उदासीन अक्ष से काट की बाहरी परत की अधिकतम दूरी के अनुपात को आकृति मापांक कहते हैं। आकृति मापांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं, तो Z इक्वल टू 1/y मैक्स, मतलब मैक्सिमम। और अब बात करते हैं परिभ्रमण त्रिज्या के बारे में। परिभ्रमण त्रिज्या क्या होती है, किसी घूर्ण अक्ष के परितः एक पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या अक्ष से मापी गई वह न्यूनतम दूरी है जिसको यदि किसी पिंड के समस्त द्रव्यमान से गुणा किया जाए तो गुणनफल अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण होगा। तो परिभ्रमण त्रिज्या को हम I से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू I की क्या हो जाएगी, I इक्वल टू MK स्क्वायर, मतलब K इक्वल टू I/M, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था। ओके दोस्तों, तो दोस्तों लेसन 2 में नमन कर्तन तथा कर्तन प्रतिबल में सिर्फ इतना ही था। अब बात करते हैं लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 जो है संयुक्त तथा सीधे नमन प्रतिबल। पहले क्या था, इसको हम फोर्स करते तो वृत्त त्रिज्या में इस तरीके से हो जाता था, लेकिन अब क्या करेंगे, संयुक्त सीधे तथा नमन प्रतिबल के बारे में बात करेंगे। और ये चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो लेसन नंबर 3 के बारे में होगी। विधिवत तरीके से समझेंगे। आप लोगों को मैं अपने खुद के बनाए हुए नोट्स जो मैंने डिप्लोमा में तैयार किए थे उससे आप लोगों को मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। और हो सके तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन नंबर 3 संयुक्त सीधे तथा नमन प्रतिबल को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।